जानदार सर। दोस्तों, कहा यह जाता है कि संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार और आपसी रिश्तों की जड़ें जिस देश और समाज में जितनी ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, वो देश और समाज उतने ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहता है। पूर्वांचल में कहावत मशहूर है, जो रचते हैं वो बसते हैं। भाईजान डॉक्टर कलीम कैसर साहब से एक बहुत शानदार जुमला मैंने आज सुना कि योग्यता नहीं योगदान, समाज योग्यता नहीं योगदान देखता है। हम बहुत बात करते हैं संस्कृति और सभ्यता के अलंबरदार, जबान के अलंबरदार और भाषा के अलंबरदार, हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार, लेकिन वास्तव में बात वही कि जब अमली तौर पर हम अपने सामने कोई ऐसा रोल मॉडल देखते हैं जो अचानक आता है और उसके कारनामे को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर ये तमाम बातें जो कभी हो सकता है कि हमें भ्रम में डाल देती हैं, वो ज़रा देर में काफूर हो जाती हैं बातें, और हम पूरी तरीके से यकीन कर लेते हैं कि निश्चित तौर पर आज हमारे बीच समाज में ऐसे लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर विशिष्ट जी हमारे बीच में हैं। हमारी भाषाई संस्कृति हो, सभ्यता हो, आपसी रिश्ते हों या विश्वास की जड़ें हों, बहुत ही मजबूती के साथ वो समाज में हम सबके बीच, साहित्यकारों के बीच नजर आते हैं। 4 मिसरों से उन्हें मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूं, उसके बाद सदर मोहतरम आज के आखिरी 2 शायर अभी और बचेंगे। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ 4 मिसरों से कि कटीली शाख पे बैठा हूं, एक गुलाब हूं मैं। कटीली शाख पे बैठा हूं, एक गुलाब हूं मैं, कि हर सवाल का चुभता हुआ जवाब हूं मैं, कि हर सवाल का चुभता हुआ जवाब हूं मैं, और मैं सभ्यताओं के सीने की ऐसी धड़कन हूं, मैं सभ्यताओं के सीने की ऐसी धड़कन हूं, मेरा जवाब ना पाओगे लाजवाब हूं मैं। आइए आदरणीय विशिष्ट जी। अत्यंत सम्माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई और विश्व प्रसिद्ध शायर विद्वान डॉक्टर कलीम कैसर साहब, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनमें बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं और मैं नाम से जानता हूं उन लोगों को। सबसे पहले तो मैं नुसरत अतीक जी को इस नई पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सोचा था आरंभ में जब मेरे गुरु प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अपना वक्तव्य दे रहे थे कि उसी क्रम में कुछ बातें करूंगा। मैं बीएचयू से यही कुछ चर्चा करने के लिए ही आया था। गज़ल तो मेरी प्रिय विधा है और उर्दू शायरी की तो आबरू ही रही है वो। तो गज़ल और गीत लिखता हूँ और गज़ल पर काम किया है मैंने थोड़ा सा। मैंने गज़ल पर डिलीट की थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ उर्दू के बहुत सारे मित्र बैठे हैं, इसलिए कुछ बताना ज़रूरी लग रहा है कि हम लोग हिंदी के विद्यार्थियों को उर्दू शायरों की शायरी पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बीए तृतीय वर्ष में और एमए फाइनल में कुछ शायरों की तो पूरी शायरी पढ़ाते हैं हम, उनको पाठ्यक्रमों में हम लोगों ने लगा रखा है, जिनमें मीर, नज़ीर अकबराबादी, गालिब और फिराक, इकबाल, फैज़ और मजाज वगैरह को रखा है। और उर्दू साहित्य का पूरा इतिहास हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो जिस तरह से हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं उसी तरह से हम उर्दू साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं। तो बीएचयू के हिंदी के विद्यार्थी से आप बात करेंगे तो वो उर्दू के शायरों के बारे में बड़े विश्वास से और बड़े इत्मीनान से बातचीत करेगा और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत कुछ सुधर जाता है। हम लोग कहते हैं कि समृद्ध हो जाओगे तुम लोग
अगर उर्दू जानोगे सीखोगे तो मैं चूँकि हिंदी का अध्यापक हूँ और अपने विद्यार्थियों को उर्दू भी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं चाहूँ तो आज के विषय पर घंटों बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं संक्षेप में कुछ बातें करूँगा और आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करूँगा, उसके बाद फिर मैं कुछ पढ़ दूँगा आप लोग कहेंगे तो पहली बात ये कि जो हमारे साहित्य की साझी विरासत है उसमें उर्दू अदब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग जब कुली कुतुब शाह और वली दक्नी की चर्चा करते हैं, तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां सूं कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सूं कहूँगा, तो वहाँ से लेकर और मीर को जब हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और दिल की तहकीक कहीं न जाती, नाजुक है इसरार बहुत, अक्षर हैं तो इश्क दो ही, लेकिन है विस्तार बहुत। तो हमें पता चलता है कि कोई बड़ा शायर जब बोलता है, जब लिखता है, जब कहता है, तो किस तरह से बहुत कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ पिरो देता है, बहुत कुछ भर देता है। ये शायरी की ताकत भी होती है। और गालिब का क्या कहना, बहुत सारे लोगों की हम लोग चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इधर के जिन लोगों ने बातें की शायरी पर, जिनमें अल्ताफ़ हुसैन हाली और आज़ाद के विचारों को हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, और जब हम लोग पढ़ते हैं कि ये फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। तो इंसान बनने में ज़्यादा मेहनत लगती है, और शायरी यही काम करती है। शायरी मनुष्य को इंसान बनाती है, शायरी इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। एक बेहतर कविता यही काम करती है, बेहतर रचनाकार यही करता है कि बहुत कुछ जो हमारे भीतर से छीज रहा है, बहुत कुछ बिखर रहा है, बहुत कुछ सूख रहा है, बहुत कुछ गायब हो रहा है, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, कविता उसे बचा लेती है। एक बढ़िया शायरी उसको बचा लेती है। हमारे ये एहसास ऐसे थोड़े ही होते हैं। हम उस ज़िंदगी को जीते हैं, हम अपनी परंपरा को, उस तहजीब को, उस तमद्दुन को जीते हैं, उस संस्कृत को जीते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तब जाकर ये सारी बातें हैं। और उनका शायरी तो निचोड़ होती है, निष्कर्ष होती है। हम सभी लोग लिखते आ रहे हैं, यहाँ जितने लोगों ने पढ़ा, जितने लोगों ने बातें की, वो सभी लोग, सबको लगता है कि हम पहली बार ही ये बात कर रहे हैं, और ये लगना भी चाहिए। फिराक साहब ने जब कहा था ना कि 1000 बार ज़माना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। तो इस प्रेम के रास्ते से, इस अदब के रास्ते से न जाने कितने लोग गुजरे हैं, लेकिन हर आदमी को लगता है कि पहली बार मैं ही इस बात को लिख रहा हूँ। इस दुनिया में पहली बार प्रेम मैंने ही किया है, ये लगना भी चाहिए। अगर ये नहीं लगेगा तो फिर आदमी नहीं लिख पाएगा। वो जो रचना है ना, जिसको बहुत बार कलीम साहब ने कहा, और श्रीकांत वर्मा एक हिंदी के कवि हुए थे जिन्होंने कहा था कि चाहता तो इन सब से बच सकता था, लेकिन जो बचेगा वो कैसे रचेगा। तो रचने के लिए बहुत कुछ टकराना, बहुत कुछ भिड़ना पड़ता है, परिस्थितियों से मुठभेड़ करनी पड़ती है। जब मैं नुसरत अतीक की गज़लें पढ़ रहा था, इस पुस्तक में एक छोटी सी टिप्पणी मेरी है, आप उसे चाहे देखेंगे, तो मैंने ये लगातार अनुभव किया कि जिस नवीनता की वकालत हाली और आज़ाद कर रहे थे आधुनिक उर्दू शायरी के आरंभिक दिनों में, और जिसे हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसकी चर्चा कर रहे थे, वह विचार कि कविता को ज़मीन से जुड़ना चाहिए, शायरी को ज़मीन से जुड़ना चाहिए, और चींटी से लेकर हाथी तक कविता के विषय हो सकते हैं। ये जो तंग दायरा था उससे बाहर निकलने की कोशिश, और उसके साथ साथ जो अपनी ज़मीन है, अपनी जो भारतीयता है, जो हिंदुस्तानीपन है, इसकी वकालत ये सारे शायर कर रहे थे।
तो ये बातें, और जो एक धारणा सी बना ली गई थी कि औरतें तो लिखेंगी तो फिर चूल्हे चौके के बारे में ही लिखेंगी, ये एक बहुत रूढ़ सी धारणा बन गई थी। जब मैं इनकी शायरी पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि किस तरह से वो चीज़ें टूट रही हैं, और जो आज का जीवन है, जो भयावह जीवन है, जो दहकता हुआ यथार्थ है, जो बहुत कोमल नहीं, कई जगहों पर बहुत खुरदरा भी है, वो सारा का सारा, वो सारा परिवेश नुसरत की शायरी में आ रहा है। और जब वो कह रही थी कि अजब तरह का कहानी में मोड़ आया है कि साया चलता है किरदार का पता ही नहीं, तो यह आज का सच है। हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो हमसे हाथ मिला रहा है, जो गले भी मिल रहा है, वो हमारे साथ कितनी देर रहेगा इसका भरोसा नहीं है। ये आज का सच है, ये युग का सच है। इसी तरह से जब वो कहती हैं कि शिकवे गए तमाम शिकायत चली गई, सच ये है कि दिलों से मोहब्बत चली गई। हम अपने लोगों से ही शिकायत करते हैं, अपने लोगों से ही उलाहने देते हैं, अपने लोगों से ही लड़ते झगड़ते हैं। हम प्रेम और नफरत अपने लोगों से ही करते हैं। हम जिनको नहीं जानते हैं उनसे हमसे क्या मतलब है, कोई कुछ भी करे, लेकिन हम अपने लोगों से लड़ते झगड़ते हैं। किसी बात पर नाराज़ होते हैं तो हम अपनी बात कहते हैं। अब वो ये दौर है कि हम बोलते ही नहीं, हम कहते ही नहीं, हम शिकायत ही नहीं करते। ये अजब ढंग का समय है, अजीब समय है। तो यह बहुत तिलमिलाने वाला, बहुत परेशान करने वाला समय है, जिस पर एक रचनाकार की नज़र है। या खैरियत फ़ोन से पूछी मेरी बीमारी की, ये अजब रस्म चली है यहाँ गमख्वारी की। यह समय है, फ़ोन से हम हाल चाल पूछ लेते हैं अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने लोगों का। एक कवि कहता है ना कि कुछ नमक से भरी थैलियाँ खोलिए, कुछ नमक से भरी थैलियाँ खोलिए, फिर मेरे घाव की पट्टियाँ खोलिए। तो ये दौर वो है कि अब अगर कोई किसी की खैरियत भी पूछता है तो उसमें भी कहीं चुभाना चाहता है, कुछ व्यंग करना चाहता है, कहीं मज़ा ले रहा होता है। गिर गए बहुत अच्छा हुआ, पैर टूट गया और अच्छा हुआ, मर जाते तो और बढ़िया था। ये दौर अजीब सा दौर है। तो मैं ये जो 2-3 शेर जिनकी चर्चा मैं कर रहा था, ये बताने के लिए कर रहा था कि किस तरह से नुसरत अतीक की शायरी का विस्तार हो रहा है, जिसको मीर कह रहे थे अपनी भाषा में, तो उसको विस्तार देती हुई ये शायरी है। और इस पर बहुत ज़्यादा बात करने का ये वक्त नहीं है। कुछ मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे आप लोग, और 4 पंक्तियाँ सुने कि मेरे लफ्ज़ों में जादुई असर भी खूब आता है, मेरे लफ्ज़ों में जादुई असर भी खूब आता है, मैं खुशबू हूँ हवाओं का सफ़र भी खूब आता है। मेरे लफ्ज़ों में जादुई असर भी खूब आता है, मैं खुशबू हूँ हवाओं का सफ़र भी खूब आता है, नहीं पिघला तो घिस जाएगा पत्थर हो कि हीरा हो, नहीं पिघला तो घिस जाएगा पत्थर हो कि हीरा हो, मुझे तो दिल तराशी का हुनर भी खूब आता है। मैं ये करूँ, ये गोरखपुर का जो मेरी ज़मीन है, यहाँ मेहंदी को, हथेली को गदोरी कहते हैं, गोरखपुर वाले जानते हैं। हाँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ते हुए गज़ल की आरंभिक पंक्तियाँ कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। एक गज़ल की 4 पंक्ति और सुने कि वक्त बहुत कम है और हम लोग जानते हैं समय की कीमत को। हमेशा रंग बदलने की
कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। फ़कत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फ़कत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। इसका एक शेर और सुने कि हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियाँ ले लो। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियाँ ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियाँ ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। एक गज़ल के 3-4 शेर और पढ़ के मैं बैठ जाऊंगा कि ये जो हमारा दौर है ना, ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है। पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है। पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। और कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो, कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। हमारे गांव में चलकर कभी देखे नज़ारा यह, गज़ल जहाँ जा रही है, हमारे गांव में चलकर कभी देखे नज़ारा यह, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। हमारे गांव में चलकर कभी देखे नज़ारा यह, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। और गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, अभी भी गांव में हो रही परेशानी में रहता है। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, अभी भी गांव में हो रही परेशानी में रहता है। और एक शेर भूल रहा हूँ जो सुनाना चाह रहा था, एक शेर दूसरा सुन लिए उसके बदले में। राह में मंदिर थे, राह में मंदिर थे, गुरुद्वारे थे और थी मस्जिदें। राह में मंदिर थे, गुरुद्वारे थे और थी मस्जिदें। मैंने सबको सर झुकाया और आगे बढ़ गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, शब्दों का जो संविधान होता है उसके जादूगर हैं ये लोग। और कोई शब्द मतलब ये निरर्थक नहीं होता, बेकार नहीं जाता है।